हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज है आपका मैथ्स का जो डेली रिवीजन वाला सेशन चल रहा है सीरीज़, उसका लेक्चर नंबर 8 है। तो अब मैं आज थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से आपको ये कराऊंगी। सबसे पहले जो अभी आज आपके क्वेश्चंस आएंगे ना डिफरेंट डिफरेंट, उसमें अर्थमेटिक मैथ्स के जो फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, फिर एडवांस के, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और वो भी सबसे पहले हम डिफ़िकल्ट करेंगे, फिर मॉडरेट एंड देन हम ईजीएस्ट क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपके लेक्चर के एंड तक आपका माइंड ये ना हो कि थक जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है देखो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का एक ही फॉर्मूला जो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अभी पता चल रहा है। देखो कि सिंपल जो सेलिंग प्राइस है और कंपाउंड इंटरेस्ट है उनमें क्या फ़र्क होता है। फ़र्क क्या आपको पता है, ये कैसे निकालते हैं कि जो आपका सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है भाई, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ये तो बहुत आसान तरीका है कि मान लो आपको पता ही है, अभी क्वेश्चन के थ्रू भी समझ में आ जाएगा। सेलिंग प्राइस जो भी होता है उसमें आप क्या करोगे, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर जो लॉस है और अपॉन में 100 करोगे एंड इंटू कॉस्ट प्राइस। इससे बेटर कोई वे नहीं होता सेलिंग प्राइस का। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की बात आती है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला सब जानते हैं। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल रिवाइज हो रही है 1 प्लस आर अपॉन में 100, और उसके जितने समय के लिए है वो n नंबर ऑफ जो ईयर्स हैं वो आपकी पावर में आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। ठीक है, तो एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा। फिर रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं। तो रिलेटिव स्पीड में जब अपोजिट डायरेक्शन में जब दो व्हीकल या दो ट्रेन मूव कर रही होती है, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जब मूव कर रहे होते हैं तो स्पीड को ऐड कर दिया जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में कि ये भी इधर डायरेक्शन ये भी सेम डायरेक्शन, तो आपकी y माइनस एक्स हो जाती है। मतलब जिसकी स्पीड ज़्यादा है, एक की मान लो 30 है, एक की 25 है, तो सेम डायरेक्शन में जब हो रहा है ना, क्योंकि अब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो ऑब्वियसली ऐड ही करेंगे हम। भाई ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनकी स्पीड तो ऐड होएगी। रिलेटिव स्पीड निकल ही तब पाएगी, ऐड करना ज़रूरी है। और सेम डायरेक्शन की बात होती है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं स्पीड। फिर वर्क एंड एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, एफिशिएंसी इनटू टाइम इज टोटल वर्क। मिक्सचर और एलिगेशन देख लो। मिक्सचर में क्या होता है कि अगर आपको एक मीन दे रखा है, एवरेज m, मीन दे रखा है m, और ये c मान लो कोई चीपर वैल्यू है c, ये d, तो d माइनस एम नीचे लिखोगे, इधर d माइनस एम और इधर m माइनस सी। मतलब m जो है, m जो है वो बीच का है, मीन है ना, m बीच का है, जिसमें से जैसे कि ऐसे है कि c से बड़ा कौन, c से बड़ा कौन m, और m से भी बड़ा कौन d। m बीच का है ना, तो m बीच का है, तो यहाँ पर आएगा m माइनस सी और इधर आएगा d माइनस एम। क्लियर है। चलिए अब एडवांस मैथ्स का भी देख लेते हैं कि एडवांस मैथ्स में कौन से फॉर्मूला काम आने वाले हैं। एडवांस मैथ्स में एक अभी क्वेश्चन आगे आपको देखने को मिलेगा एरिया ऑफ एनालिस्ट का। एरिया ऑफ एनालिस्ट का जिसमें क्या होता है भाई कि मान लो एक पूरा ही सर्कल है, ठीक है, बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, मतलब जो ये पाथ है। तो आपको अगर एरिया निकालना हो तो पहले आप निकालोगे पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का, फिर छोटे वाले का निकालोगे पाई स्मॉल आर स्क्वायर रेडियस से, तो पाई को कॉमन ले लेते हैं और ये एरिया आ जाता है। नेक्स्ट देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कि एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एक लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पर जो आपका m है, हमेशा याद रखना, जहाँ पर m है आपका वो क्या होता है, स्लोप, m होता है स्लोप, और c क्या होता है, c होता है y का इंटरसेप्ट, c होता है y का इंटरसेप्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट देखो क्यूबिक आइडेंटिटीज, ये ध्यान से देख लो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब होगा एक तो ए प्लस बी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में उल्टा, यहाँ आएगा ए माइनस बी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब देखो और क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में क्या फॉर्मूला है कि काउंट ऑफ टर्म्स की बात कर रहे हैं। काउंट ऑफ टर्म्स आपको मान लो एपी में
जितने भी टर्म्स दे रखे होते हैं उन सब में डिफरेंस सेम होता है। एपी कैसे होती है? एपी होती है, लेट्स से मान लो ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। ओके, तो अब इन सब में जो है डिफरेंस सेम होता है। एपी में ये होता है इधर भी डिफरेंस दो, इधर भी डिफरेंस दो, इधर भी डिफरेंस दो, डिफरेंस सेम है। अब आपने मान लो कितने कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म मान लो आपको जो दे रखा है, लेट्स से लास्ट टर्म यहाँ 12 दे रखा है, तो 12 लास्ट टर्म है, पहली टर्म कितनी है? 2 है। डिफरेंस कितने का है? जल्दी बताओ, डिफरेंस कितने का है? 2 का ही डिफरेंस है। 12 में से 2 गए, 10/2 कितना आया? 5 आया ना। अब उसमें एक और जोड़ दो, एक और जोड़ दो, यानी 6 टर्म्स हैं। और आप देखोगे कि 6 ही है, ये 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला तो पता ही है, 2πr, तो आसान ही थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे सारे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, आसान ही है। एक टायर है, तो आप टायर से समझ गए ना कि टायर कैसे ही होता है, ऐसे ही होता है टायर। देख, टायर का आउटर रेडियस दे रखा है 12 सेंटीमीटर, इनर रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर। बता दो भाई अप्रॉक्सीमेट टायर का एरिया बता दो। और नहीं, एरिया भी नहीं, कह रहा है कि अप्रॉक्सीमेट रेशो बताओ कि टायर का कितना एरिया है वर्सेस जो आपका होल आउटर सर्कल है उसके एरिया के बता दो। यानी सबसे पहले आप निकालोगे टायर का एरिया, वो क्या आएगा? पाई कॉमन ले लो, रेशो ही है ना, तो पाई को सॉल्व मत करना। 22/7, 12 का स्क्वायर जानते हो सब, 144, 8 का स्क्वायर 64, ये आपका हुआ 4 में 4 गया 0, 14 में 6 गया 80, 80 पाई हो गया। ईजी, यहाँ तक छोटा सा ही था, फटाफट कर सकते थे। अब टोटल एरिया कितना होगा, क्योंकि बाहर का आउटर सर्कल का कितना है? पाई, 12 का स्क्वायर 144 पाई, ईजी। 80 पाई रेशो 144 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 16 से डिवाइड करना है। और आसान क्या है इसमें, मैं लिख के बताऊँ आपको कि 16 पंजे 80 और 16 पंजे 80, 16 की टेबल आनी चाहिए, 16 9 144, 5:9 हो गया आंसर। ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1500 टॉयज़ हैं, 1500 टॉयज़ और उनकी कॉस्ट कितनी है? 1,20,000। ओके, 300 टॉय फ्री दिए हैं, 300 टॉय फ्री दिए हैं। रिमाइंडर सोल्ड एट 15% डिस्काउंट ऑन ₹150 मार्क्ड प्राइस एंड ऑफर है कि बाय 12 गेट 3 फ्री, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। ये ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में करा रही हूँ, फिर ये 13 नंबर तक जब तक आता आपका वो हो जाता। ये जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी ज़्यादा ही बढ़िया सवाल है, हालांकि हो जाएगा अभी 2 मिनट में, आपको एक बार समझ में आ गया तो। चलिए सॉल्यूशन पे बाद में फोकस करते हैं, एक एक करके आपको मैं चीज़ें बताती चलती हूँ। इसमें क्या होने वाला है ना, इसमें जो है आपका बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रहेगा, इफेक्टिव कॉस्ट वर्सेस इफेक्टिव रेवेन्यू। ओके, नाउ अंडरस्टैंड वन बाय वन, प्लीज़ समझिएगा। कह रहे 1500 टॉयज़ हैं, इतने के पड़ रहे हैं? 1,20,000 के 1500 टॉयज़ हैं। अच्छा, 1500 टॉयज़ हैं, 1,20,000 के पड़ रहे हैं, 1,20,000 के पड़ रहे हैं। हाँ जी, इतने के ही पड़ रहे हैं, आपके सामने की बात है। ओके, तो यानी कि 1500 टॉयज़ इतने के पड़ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ये 1500 टॉयज़ का क्या ये कॉस्ट प्राइस नहीं हुआ? क्या ये बात कैसी जा सकती है? बिल्कुल कह सकते हैं। टोटल कॉस्ट 1,20,000 है। डन, यहाँ तक समझ में आ गया? आ गया। ओके, लास्ट में निकालना है प्रॉफिट परसेंट। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट तो तभी पता चलेगा ना जब सेलिंग प्राइस निकाल लें। ओके, वो कैसे पता चलेगा? यार 300 फ्री दे दिए हैं, 300 फ्री दे दिए हैं, मतलब ये 1,20,000 लिए थे, यानी 300 जो टॉयज़ बेचे ना, उन्होंने उसका 1 रुपया भी नहीं गिना। ओके, 0। यानी कि हम मान लें कि जैसे सेलिंग प्राइस जो है 1500 का, अगर वो क्या होगा, सेलिंग प्राइस जितना वो 1200 का बेच रहे हैं सिर्फ वही मानने जाएगा, क्योंकि जो उन्होंने 300 बेचे हैं वो तो कितने हो गया, उसका सेलिंग प्राइस तो 0 ही है। लाइन यहाँ तक साफ है। मतलब हमें निकालना है रिमाइंडर, यानी 1200 का निकालना है। तो जो 1200 टॉयज़ बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं? 15% के डिस्काउंट पे बेचे हैं। 15% के डिस्काउंट पे समझते हो?
15% का डिस्काउंट ये होता है कि 3/20, यानी कि 20 रुपये का टॉय जो है वो उनको पड़ा था कॉस्ट प्राइस, 3 रुपये का डिस्काउंट मिला, यानी सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सेलिंग प्राइस हुआ 17 रुपये, यानी 17 रुपये का एक टॉय। तो इस हिसाब से होता है ये। तो यहाँ पर आप क्या निकाल सकते हो, इधर आपने क्या करना है कि इफ़ेक्टिव निकालना है सेलिंग प्राइस, इफ़ेक्टिव सेलिंग प्राइस की बात हो रही है ना पर बैच। तो देखो अगर हम बात करें 15 टॉयज़ का ही हम सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं जिसमें से 12 ही पेड हैं, तो हम उन 12 के हिसाब से निकालेंगे, यानी 12 टॉयज़ की बात हो रही है, 1200 की 12 लेके चल लो। हमने क्या किया, जब 1500 टॉयज़ इतने के ना 2 0 काट लो, यानी 15 टॉय कितने के होंगे, 1,20,000 के, आसान हो जाएगा। 15 टॉय कितने के हो गए, 1200 रुपये के 15 टॉयज़ हो गए। ठीक है, ऐसे ही 12 टॉयज़ की यहाँ पे बात हो रही है कि 12 टॉयज़ जो हैं वो अगर 15% पे, क्योंकि उसने बोला ना कि रिमाइंडर सोल्ड एट द, हम मान के चल रहे 15 टॉयज़ है, 15% डिस्काउंट और 150 मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस आपको दे रखा है 150। तो भाई 150 मार्क्ड प्राइस, यानी 150 मार्क्ड प्राइस है, सेलिंग प्राइस आपने बताना है कितना होगा, एंड यहाँ पर आपको दे रखा है कि मार्क्ड प्राइस मान लो 20 है, तो सेलिंग प्राइस 17 होगा, ये मैंने आपको बताया डिस्काउंट में। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना होगा भाई, 150 अपॉन में 20, 150 अपॉन में 20 इंटू में 17, यही नहीं होगा, ये आपका कटा 2 7 14, 7.5, 7.5 इंटू 17 करोगे, 7.5 इंटू 17 कर लो, ये कितना हो जाएगा, 17 को 7.5 से करना है ना, तो कुछ नहीं करना आपने, पहले आप करो 17 को 7 से, 7 7 जा 49, 119 हो जाएगा, 119 हो गया, देन प्लस ये 0.5 है ना, 17 का आधा करो, 17 का आधा मान लो 8 दूनी 16 होता है, तो अगर 16 का आधा करते तो 8 आता, 18 का आधा करते तो 9 आता, और 17 का आधा करोगे तो 8.5 आएगा, 8.5 हो गया 0.5, 9 और 8 आपका हो गया कितना, 8 और 8 16, 17, 1 और 1 2, तो ये 127.5 ये यहाँ से आया है, आप समझ में आ गया 127.5 कहाँ से आया है। तो 12 पेड है ना, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर डिस्काउंट के बाद इतने के पड़ जाएंगे, ये 12 का निकाल दिया, इफ़ेक्टिव सेलिंग प्राइस 12 का निकाल दिया। और वैसे आपको मैंने बताया कि कितने के सोल्ड होंगे, 800 रुपये के आपको कॉस्ट प्राइस मैंने आपको बताया था, 80 रुपये का पड़ रहा है क्योंकि 1 से डिवाइड करके, नहीं ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, अभी वो आपको आगे बता रही हूँ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, ये लाइन तक तो हो गया डन, मामला फिनिश हो गया। आगे समझो, ऑफ़र की बात हो रही है, बैचेस कहाँ से है वो वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ऑफ़र में वो कह रहे हैं कि जो उसने 1200 भी बेचे हैं ना, 1200 भी जो बेचे हैं ना उसने, जैसे 1200 भी जो बेचे हैं, अगर उस बात से, उस लिहाज से बात की जाए, तो उसमें भी उसके जो वो कह रहे हैं कि बाय 12, इसलिए उस यहाँ पे वो 12 हम लेकर चल रहे हैं कि भाई बाय 12 एंड गेट 3 फ्री, गेट 3 फ्री, एक तो हो गया डिस्काउंट, उसके अलावा भी कह रहा है कि बाय 12 गेट 3 फ्री, यानी वो 1200 तक पहुँचाने के लिए भी, जैसे 1500 है ना, 300 तो फ्री दे दिए, उस 1200 तक पहुँचाने के लिए भी कह रहा है कि बाय 12 एंड गेट 3 फ्री, अच्छा 3 फ्री दे रहा है, तो यानी कि 1200 में वो 15 टॉयज़ दे रहा है। यही बात हुई कि 1200 जो आपके वो बैचेस हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी 1200 टॉयज़ बेच रहा है, यानी एक बारी पे वो पैसे लेता है 12 के, एक बारी पे पैसे लेता है 12 के, जो हमने निकाल के दिए आपको कि 12 के पैसे क्यों लेता है, एक बारी में 12 के पैसे लेता है, इसलिए हमने यहाँ 12 लिखा, एक बारी पे 12 के पैसे लेता है पर 3 फ्री दे देता है। तो कितने बार बैचेस ऐसे सोल्ड हुए, 1200 टॉयज़ डिवाइडेड बाय 15, यानी 80 बार उसने ये काम किया। तो टोटल रेवेन्यू कितना निकलेगा, 80 इंटू 1530, 1,22,400। और फिर आप निकाल सकते हो कि टोटल जो प्रॉफिट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2400 का है, 2400 का प्रॉफिट है,
ओके। एंड 2400 का प्रॉफिट है कितने पर, 1,20,000 पे है। तो 2400 को आप डिवाइड करोगे ना, इंटू 100 कर दोगे, वही तो प्रॉफिट परसेंटेज। 0 से 0 कट, 2 0 से 2 0 कट, ये 12, 2% का प्रॉफिट आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था काफ़ी। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फटाफट से रिवाइंड करेंगे। फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 1500 टॉयज़ हैं, उनका कॉस्ट प्राइस दे रखा है। तो ये 1500 टॉयज़ का कॉस्ट प्राइस यहाँ तक तो हो गई छुट्टी। सेलिंग प्राइस निकालना था, 300 फ्री दे रखे हैं, यानी 1200 की बात हो रही है। 300 फ्री हैं, तो हम बात करेंगे कि जितना जो 1200 का सेलिंग प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस हम मान के चलेंगे 1500 का है, क्योंकि 300 तो फ्री है। ओके, तो अब देखो, अब बात हो रही है कि पर बैच के हिसाब से बात हो रही है कि वो कह रहा है बाय 12 तो गेट 3 फ्री, बाय 12 तो गेट 3 फ्री, यानी कि 12 की पेमेंट करनी है। पेमेंट 12 की हो रही है और मिल कितने रहे हैं, मिल रहे हैं 15, मिल रहे हैं 15 टॉयज़। पेमेंट मैंने करी 12 टॉयज़ की, मुझे 15 मिल रहे हैं। और कितने पे कि 15% डिस्काउंट ऑन 150 रुपीज़ MP, यानी हर उस पर जो 150 रुपये का मार्क प्राइस है इंटू ये 0.85 आप कर दोगे। तो 12 इंटू 1 टू 7.5 आप करोगे, 1530 आ जाएगा पर बैच। बैचेस कितने सोल्ड करें, 1200 को 15 से डिवाइड कर दो, यानी 80 बैचेस। टोटल रेवेन्यू कितना निकला, 80 इंटू 1530, ये आ गया आपका। बस आगे सॉल्व कर सकते हो इसको। आप क्या करो, अगर आगे नहीं भी सॉल्व करना चाह रहे ना, तो आप एक काम और कर सकते थे कि जैसे ऐसे ही कर सकते हो कि एक तरफ लिखा कॉस्ट प्राइस 1,20,000, रेशो में डाल दिया आपने 80 इंटू 1530, बस इसी का रेशो कर दिया। ये 0 से 0 कट गया और ये 8 काटेगा कितने पे, 8 1 से 8, ये आपका कटेगा 15 पे, 0 0, 1500 पे कट जाएगा। और ये 1530 है, यानी इधर बचा 150, इधर बचा 153। तो 150 और 153 में 3 का प्रॉफिट, 150 पे इंटू 100 कर दोगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15, 50, एंड वही है 2%, वही बात वही पड़ेगी। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस में मूव ऑन करते हैं। ओके, देखिए, अ प्रॉपर्टी बॉट फॉर रुपीज़, so property is bought for rupees 12 lakh, must give a 12% annual return after the monthly maintenance of 3000. what should be monthly rent? okay, क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि रिटर्न जो है वो और जो ओवरहेड रिकवरी है, मतलब एक प्रॉपर्टी आपने, जिसे प्रॉपर्टी खरीदी गई है, इतने की प्रॉपर्टी खरीदी गई है, और उसके बाद वो जो है वो कह रहे हैं कि 12% का एनुअल रिटर्न देनी चाहिए। एनुअल मतलब सालाना, साल भर का जो उसका एनुअल रिटर्न है वो इतना मिलना चाहिए। और मंथली मेंटेनेंस हो रही है 3000 की, तो 3000 रुपये एक महीने का लग रहा है, एक महीने का लग रहा है, तो 12 महीने का तो ज़्यादा लगेगा, 12 महीने का तो ज़्यादा लगेगा ना। एनुअली बात करें, एक महीने का इतना लग रहा है। आपने बताना है कि मंथली रेंट उनका कितना जा रहा है, मतलब प्रॉपर्टी ली इतने की, भाई प्रॉपर्टी 12 लाख की ली, और वो क्या चाह रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो है 12% एनुअल रिटर्न दे उन्हें, और मंथली मेंटेनेंस भी दे रहे हैं 3000 की। तो बताओ उनका मंथली रेंट कितना पड़ा। तो यहाँ कॉन्सेप्ट किस चीज़ का है गाइस, यहाँ कॉन्सेप्ट है मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ऊपर से जो ओवरहेड की रिकवरी है वो, ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। मतलब ये कि टारगेट में रिटर्न में कितना चाहिए, 12% एनुअल रिटर्न चाहिए, यानी साल भर का, यानी 12 लाख का जो हमने खर्चा किया, तो साल भर में हमें चाहिए कि 12/100। आप एक एक चीज़ देखते जाओ ताकि आपको ये ना लगे कि नहीं करके नहीं दिखाई। ये देखिए 0 से 0 कटा, ये आपका आया 12 इंटू 12 144। सो 144,000 पर ईयर के हिसाब से चाहिए, 144,000। अब बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस कितनी है भाई, 3000 महीने की, तो 12 महीने होते हैं, तो कितनी हुई, 36,000 पर ईयर के हिसाब से हुई। तो यानी टोटल जो नीडेड है हमें, टोटल नीडेड कितनी है, सिर्फ क्या टोटल इतनी नीडेड है, मस्ट गिव क्या इतना ही चाहिए, नहीं, मंथली जो मेंटेनेंस कर रहे हैं वो भी तो चाहिए ना।
मंथली मेंटेनेंस कर रहे हैं उसका भी तो पैसा रिटर्न चाहिए आफ्टर। एक्चुअली आप लोग जब पढ़ते हैं ना ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है कि आपको लग रहा है कि बस इतना ही उसको टारगेट रिटर्न चाहिए, नहीं, उसको चाहता है वो कि मैंने इतना का खर्चा करा है और मुझे 12% एनुअल रिटर्न मिले आफ्टर द मंथली मेंटेनेंस ऑफ 3000। मतलब टोटल जो नीडेड है वो है कि 1,80,000, 1,80,000 पर ईयर का मिले, तो मंथली रेंट उसे कितना पड़ेगा। सो व्हाट शुड बी, इतना उसे मिले मेंटेनेंस वगैरह के बाद, तो व्हाट शुड बी, उसका मंथली रेंट कितना होना चाहिए। भाई मंथली रेंट कितना होगा, 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड हो जाएगा ना, 180 पे कट जाएगा ये आपका 1000। 12 × 15 होता है 180। कैसे कर सकते हो, 12 × 30/2, 2 ने इसे काटा कितने में, 6 पे। एक सेकेंड, ठीक तो है, हाँ जी देखो ठीक तो है। 2 6 12 एंड 6 3 18, सो 180। तो 12 × 15 कितना हुआ, 180 हो गया ना, बस। और ये आपका आ गया 15,000, सिंपल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 2 बाइक्स स्टार्ट 240 किलोमीटर अवे अपार्ट हैं। ओके, 2 बाइक हैं और वो 240 किलोमीटर दूरी पर हैं। अपार्ट मतलब दूर है। मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर मतलब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वो 3 घंटे में मिल जाते हैं। और अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर नहीं, आई एम सो सॉरी गाइज, ईच अदर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं तो डायरेक्शन तो अपोजिट हुई ना। ये यहाँ से आ रहा है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये यहाँ से आ रहा है। तो ईच अदर जब शब्द आए तो समझ जाना, ईच अदर जब भी शब्द आए दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, यानी अगर ये लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो 3 घंटे में मीट करेंगे। पर अगर सेम डायरेक्शन में चलते, ये भी इधर चला जा रहा है, वो बेचारा पीछे से आया जा रहा है, एक तो 240 किलोमीटर की दूरी है, ऊपर से आ रहा है, 12 घंटे लग जाएंगे। तो आपने बताना है कि जो स्लोअर बाइक चल रही है, 2 बाइक है ना, स्लोअर बाइक चल रही है, उसकी स्पीड बताओ। तो देखो मैंने आपको ना लेक्चर की स्टार्टिंग में इसलिए बता दिया था क्या कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की इक्वेशन की बात हो रही है कि जब टुवर्ड्स जा रहे हैं, टुवर्ड्स मतलब टुवर्ड्स जा रहे हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, ठीक है। तो x प्लस वाई कब होता है भैया, सेम डायरेक्शन में। मैं फिर से आपको गलत बोल दी, टुवर्ड्स जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। सिंपल सी तो इंग्लिश है इसमें कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन। और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तब स्पीड ऐड हो जाती है, स्पीड ऐड कर देते हैं हम, रिलेटिव स्पीड। तो वही है, डिस्टेंस इतना ही है, डिस्टेंस आपका कितना ही है 240 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 3 आवर्स। यानी जो टोटल स्पीड होएगी x प्लस वाई की वैल्यू वो आपकी 80 आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 80 आ गई ना। रिलेटिव स्पीड का ही मतलब ये है। आइंदा से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि देखो, अब ना इसको थोड़ा कॉन्सेप्टली समझते हैं कि आपको कभी भी ये कन्फ्यूजन ना हो। ये एक ही पॉइंट होता है फॉर्मूला, और वही याद नहीं होता। कि मान लो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, आपस में समझते हैं, एक दूसरे से मिलने आ रहे हो और एक दूसरे से मिलने की एक दूसरे की तरफ भागते भागते आ रहे हैं। इनके बीच में 240 जितना भी डिस्टेंस हो, अब डिस्टेंस को छोड़ो, एक दूसरे की तरफ ये भी भागते भागते आ रहा है, ये भी भागते भागते स्पीड। तो इनको टाइम कम लगेगा ज़्यादा, इतना बताओ, टाइम कम लगेगा या ज़्यादा? टाइम कम लगेगा या ज़्यादा? कम लगेगा ना भाई, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं ना भागते हुए, वो भी सामने वाला देख रहे हो, हेलो 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 भागते भागते आ रहे हैं, तो टाइम कम लगेगा। एक दूसरे को देख लिया है और एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो टाइम बहुत कम लगेगा। ऑब्वियसली ये भी प्रयास कर रहे हैं उससे मिलने का, ये भी प्रयास कर रहा है, तो समय कम लगेगा। अब जब समय कम लगेगा तो डिस्टेंस बराबर होती है, तो स्पीड क्या होता है, स्पीड ज़्यादा होगी ना। देख लिया, अब देख लिया क्योंकि एक फ्रेंड ने तो देख लिया है, दूसरे ने भी इसे देख लिया है, तो दोनों की स्पीड भी एक दूसरे से मिलने के लिए ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ जाता है, उतावलापन बढ़ गया, तो स्पीड ज़्यादा होएगी। कहने से मतलब है कि एक दूसरे की क्योंकि तरफ आ रहे हैं, यानी कहने को हम देसी भाषा में अपोजिट डायरेक्शन कहते हैं,
पर टुवर्ड्स ईच अदर अगर आप से समझोगे ना, तो यानी एक दूसरे की तरफ आने, तो स्पीड बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कैसे? दोनों की स्पीड एक दूसरे की स्पीड में जुड़ जाएगी, क्योंकि दोनों का एकदम देख लिया है दो रिश्तेदारों ने एक दूसरे को, तो वो क्रेजीनेस बढ़ गई, समझ रहे हो? तो स्पीड ऐड हो जाएगी, ये कॉन्सेप्ट है। और अब क्या है, अब सेम डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है कि ये पर्सन जो है ये इधर की ओर बढ़ता जा रहा है। अभी 240 किलोमीटर दूर दूसरा पर्सन है, ठीक है। अब इसने तो देख लिया, ये बेचारा आवाज़ मार रहा है, हेलो हेलो हेलो, सुनो मैं सुन, ठीक है। अब ये तो आगे चलता जा रहा है, और ये बेचारा ही अपनी स्पीड बढ़ा के कोशिश कर रहा है कि वो उस तक पहुँचे। वो चल रहा है क्योंकि अब उसने नहीं देखा है उसे, तो इस बेचारे के तो वही अपनी स्पीड पे चल रहा है, पर इसने इसे देख लिया तो ये अपनी स्पीड बढ़ा देता है इससे मिलने के चक्कर में। तो अब क्या होता है कि स्पीड इसलिए थोड़ी घट जाएगी कहने का मतलब क्या है कि टाइम ज़्यादा लग रहा है, ये वाले काम में टाइम ज़्यादा लग रहा है। आप खुद देखो 12 घंटे लग रहे हैं, कहाँ एक दूसरे को देख लेने पे मिलने पर 3 घंटे लग रहे थे, और अभी 12 घंटा लग रहा है, 12 घंटा लग रहा है। और यहाँ पर होगा आपका इसलिए y-6, क्योंकि एक बंदे ने नहीं देखी ना, देख लेता तो फ़ायदा में रह जाता, टाइम बच जाता। यहाँ हमारे 12 घंटे और लगवा दिए, 12 घंटे और लगवा दिए हमारे, है ना। तो अच्छा अब आप देखो तो 240 और अपॉन में 12 यानी 20, यानी कि 20 हो गया। तो अब आप देखो टुवर्ड्स में जैसे ये x + y है एंड सेम डायरेक्शन में y-6 है, ओके। अब आप इसे डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इक्वेशन बन गई ना दो, क्योंकि यहाँ हमने डायरेक्ट इक्वेशन बना ली। 80 है, ये 20 है, तो 80 - 20 हुआ 60, और यहाँ आपका ये प्लस का y माइनस का y कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2x, और x की वैल्यू आ गई 30। तो आंसर क्या आ गया? 30 km/h। ऑलराइट। अच्छा देखो एक और चीज़ इसमें, आप अगर जैसे ये सोच रहे हो कि भाई डिस्टेंस तो सेम है, डिस्टेंस जब सेम दे रखी होती है 240, तो स्पीड क्या हो जाती है? स्पीड जो हो जाती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है समय के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा अब यहाँ पे समय दे रखा है, तो यहाँ पर आप स्पीड क्या लोगे? यहाँ आप लोगे कि भाई जब वो लोग टुवर्ड्स आ रहे हैं तो स्पीड x + y रेशो है ना, स्पीड का रेशो तो यही दे रखा है ना कि टुवर्ड्स और उसके, और जब वैसे हो गया x - y, तो टाइम का रेशो अगर आप इन्वर्स भी करो तो x - y रेशो x + y, ठीक है। तो अब x - y की वैल्यू आपको क्या दे रखी है भाई? जब वो लोग जैसे टुवर्ड्स आ रहे थे तो x - y का वैल्यू कितना था? टाइम के हिसाब से देखा जाए तो 3 घंटे हो गए ना भाई। x - y अगर हम टाइम के हिसाब से लें तो भैया 3 घंटे हो गए इसके, और x + y लें तो कितने हो गए? समय के हिसाब से लिया जाए तो 12 घंटे हो गए। 12 नहीं हो गए, 12 ही हो गए ना। आ रहा है समझ में? आ रहा है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो अब आप इसे अगर देखोगे, हमें निकालना है स्लोअर वाले उसका, तो क्या करेंगे हम लोग? टाइम है ना 12, जैसे आप इससे करो ऐड ही कर लो, ऐड कर लोगे तो भी क्या, y और y कट जाएगा, 2x है, 12 और 3 कितना हो जाएगा? ये तो 15 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई 15/2, ठीक है। तो पता पॉइंट की बात क्या है कि भई आप यहाँ पे x की निकालोगे एंड सिमिलरली y की निकालोगे। इसको अभी हम टाइम के हिसाब से लेकर चल रहे हैं, और फिर आप टाइम को डिवाइड करोगे, बात जो है थोड़ा सा आपका लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा इस केस में। तो आप डायरेक्ट ये वाला ट्राई करेंगे, वाई, क्योंकि अंडरस्टैंड हमने रेशो बनाई भी है ना, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ही अलग से बनाया गया है रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव टाइम की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें मीट होने का टाइम दे रखा है, तो इसलिए आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना कि कैसे करना है। ये जो अभी मैंने आपको करके दिखाया वो इसलिए कि आप लोग ऐसे मत सोचना कि ऐसे भी हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं, ऐसे ही होगा, इससे बेस्ट वे और कोई नहीं है इस क्वेश्चन को करने का। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फ्रैक्शन को अरेंज करना है, 4/7, 4/7, 2/5, 5/8, 4/9 असेंडिंग ऑर्डर में, यानी डेसिमल का, एक तो डेसिमल कन्वर्जन कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे छोटा कौन फिर बड़ा कौन फिर कौन। तो एक एक करके हमने फ्रैक्शन उठाए। जैसे 4/7 को उठाया तो उसको क्या लिख दिया? 0.57। कैसे आया?
कैसे आया? देखो 0 तो आएगा ही ऑब्वियसली, 7 पे जाएगा नहीं। तो 7 पंज अगर इसको हमने 40 मान लिया तो 7 पंज 35, फिर 5 बच गया, फिर 7 7 तो 49, तो इसलिए 0.57 हो गया। डन। ओके, ऐसे 2/5 तो पता ही है 0.40, ये लोवेस्ट हो जाएगा इजी। 5/8 का आपको पता ही है, 5/8 का पता है ना। ओके, अगर 1/8 नहीं पता तो 1/8 तो पता होगा, यानी 100/8 तो पता होगा। फ्रैक्शन में 100/8 कितना होता है? 12.5। 100/8 पता है? ओके, 100/8 पता है तो 5/8 तो निकाल ही सकते हैं। कैसे? मान लो मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको 100/8 पता है और 5/8 निकालो, क्या करोगे? 100/8 तो पता है, 5/8 निकालना है ना, तो किससे गुणा करोगे? 8 नहीं, 8 से नहीं करोगे, सॉरी, इसको आप करोगे। हम क्या करेंगे कि 100 कैंसिल हो जाए, इसलिए हम क्या करेंगे कि 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 को डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब आपका काम बन गया ना। तो यानी कि अब आपको यहाँ पे जैसे 12.5 दे रखा है, तो 12.5 अब आपने निकालना है। ये 100/8 है, 5/8 निकालना चाह रहे हो ना, तो 5 से करो मल्टीप्लाई और 100 से करो डिवाइड। 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 इंटू 5 कर दो सीधा 625। और अब ये 10 है, इसका ये भी नीचे आ गया। 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल 0.625। क्लियर है? और 4/9 तो आपको पता है 0.44 होता है। तो अब यहाँ पर आप यहीं से पता कर सकते हो कि लोएस्ट कौन सा है। ये लोएस्ट है, ये क्या है? ये सबसे हाईएस्ट है। और फिर उसके बाद बीच वाला 2/5, फिर 4/9, फिर 4/7, फिर 5/8। ये एक स्टेप हो गया। ऐसा नहीं, और तरीके नहीं, और भी तरीके हैं इसको करने के। देखिए और क्या तरीका है इसको करने का बेसिकली, और ये है कि देखो एलसीएम हम ले सकते हैं, जैसे कि क्योंकि न्यूमरेटर सेम होना चाहिए। एलसीएम किस किस का चाहिए? 7 का, 5 का, 8 का और 9 का। 8 का और 9 का। तो देखो 7 8 56, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे मैं 5 को इससे मल्टीप्लाई करूँ। देखो अब आप ये बताओ, जैसे मान लो एलसीएम निकालना हो 7 5 8 और 9 का, तो आप क्या दिमाग लगाओगे कि भाई 9 में तो कुछ है नहीं, मल्टीप्लाई होगा। 8 भी अपना 2 के उससे बना है, 9 भी 3 के स्क्वायर से बना है, 8 अपने 2 के क्यूब से बने हैं, 7 तो 7 है, तो यानी सब मल्टीप्लाई होंगे ना। सब मल्टीप्लाई होंगे तो आप क्या कोशिश करोगे कि 5 को उससे मल्टीप्लाई करो ताकि कुछ तो फ़ायदा हो। तो 5 8 40, 5 इंटू 8 40, एंड वी हैव 7 इंटू 9 63। ऑल राइट, 4 3 is 12 and 4 6 is 18, oh sorry 4 6 is 24 and ये 25, 2520, ठीक है। तो अब आपको जब ऐसे पता हो तो आप पता है वैसे क्या करना चाहिए। हिसाब से कायदा क्या कहता है कि आप किसी को भी मल्टीप्लाई मत करो, ये सब मल्टीप्लाई मत करो। जब आपको एलसीएम इस तरह से दे रखा हो कि 7 है, 5 है, 8 है और भाई 9 है, इस टाइप का एलसीएम है, मल्टीप्लाई होना है। और हमें तो भाई फ्रैक्शन निकालने से ही मतलब है, फ्रैक्शन को कंपेयर करने से मतलब है। या तो हम ऑप्शन में जाएंगे कि भाई हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेंगे ऑप्शन में, वरना अगर आपको एलसीएम से निकालना है तो सबसे बढ़िया बताओ कि 4 को है, जैसे ये 7 है, 7 जो है 7 हट जाएगा और 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि पता है कहने का पॉइंट क्या है कि आप पे एक आएगा, मैं आपको 1 2 3 नंबरिंग करा देती हूँ। नंबर वन आप पे आएगा 4, जो न्यूमरेटर है खुद वो, इंटू 7 को छोड़ के 5 इंटू 8 इंटू 9 आ जाएगा। डन, वेरी नाइस। नंबर 2 है, ओके। अब 5 है, 5 को छोड़ के इसमें आ जाएगा 4 इंटू 8 इंटू 9, शाबाश। तीसरा देखो 8 है ना, 8 को छोड़ के सब आ जाएगा। एक तो 5 खुद न्यूमरेटर और 8 बस कट जाना चाहिए। 8 को छोड़ के आप लिख दो यहाँ पे 7, फिर 5 एंड फिर 9। एंड लास्टली देख लो
देखो 9 है, 9 को छोड़ के आएगा आपका 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 8। अब आप कंपेयर करो, नाउ यू विल कंपेयर। जब आप इससे आप कंपेयर करोगे ना, क्या देखो यहाँ पे सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, सब में क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पर अब आप देखोगे नाउ, अब आप देखो यहाँ पर कि 2 की पावर वाले कितने हैं, 2 की पावर कितनी हो गई, ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 3, यानी हो गई 2 की पावर 5। कितनी हो गई, 2 की पावर 5 हो गई, 5। 2 की पावर 5 गुणा में 5 इंटू 9, यानी 3 की पावर 2। अब इधर देखो, ये 2 की पावर 1 और ये 2 की पावर 2, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 8 भी है, 2 की पावर 5 भी है, 3 भी है, तो 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 3, 2 की पावर 6 हो गई, तो ये 2 की पावर 6 हो जाएगा आपका, एंड इंटू ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप पता है क्या, एक चीज़ देखने वाली है, वो ये कि जैसे जिसमें जो ये वाला टर्म आपको दिख रहा है ना, नंबर 4 वाला, ये कौन सा है, ये आपका 4/9 है, 4/9 है ना। हाँ, तो आपको बहुत ही ध्यान से और समझदारी से डिसीजन लेना है। तो मैंने एक आपको ये भी बता दिया, पर इसमें आप जैसे 2-2 लेकर आप कंपेयर करोगे, तो एक तो ये तरीका है कि आप 2-2 कंपेयर करो, इनको पूरा मल्टीप्लाई करो और बस फिर उतने में तो आपका पेपर का टाइम निकल जाएगा। उससे बेटर एक और बढ़िया ऑप्शन है, मैं आपको जान के करके दिखाया। अब जो बेस्टेस्ट ऑप्शन है कि जब बहुत सारे फ्रैक्शन हो ना, आपने तुरंत वाला काम करना है। एक करके दिखाऊंगी, बाकी फटाफट करना। 2-2 उठाओ, अभी भी उठाने 2-2 ही है। करना क्या है, ये सिर्फ इनके न्यूमरेटर ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, 4 5 से 20 है और ये 7 2 14 है। ओके जी, ये बड़ा है, यानी कि 2/5 तो छोटे की लिस्ट में आ गया। 2/5 के कंपैरेटिवली कौन बड़ा निकला है, 4/7। लिख के रख लो, लिख लिया। आगे बात करते हैं 2/5 और 5/8 की। तब यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 8, इसका डिनोमिनेटर तो जाएगा 16, एंड 5 इंटू 5 25। अच्छा, तो 2/5 से तो कौन बड़ा है, 5/8 बड़ा है। ऑल राइट, ये हाँ तक छुट्टी हो गई, छुट्टी हो गई। अब 5/8 और 4/9 को करो, तो 5 इंटू 9 करोगे 45, 5 इंटू 9 मन में करो, 5 इंटू 9 45, 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 25, तो 5 इंटू 9 इंटू 5 क्या होगा, 45। वो ज़्यादा बड़ा है ना, तो 5/8 जो है वो 4/9 से भी बड़ा है। 5/8 जो है वो 4/9 से बड़ा है, यानी वो 5/8 जो है वो सबसे ही बड़ा है। तो इसलिए हमने वो लिख दिया कि 5/8 तो भाई सबसे ही बड़ा आ रहा है। अब किसकी प्रॉब्लम है, अब है इन तीनों का आपस में। और भाई 2/5 जो है, 2/5 उससे बड़ा है ये 4/7, यानी कि भाई 2/5 तो सबसे छोटा ही है, सबसे छोटा ही है। अब जो कंपैरिजन आता है वो 4/9 और 4/7 में हम करते, तो हम देखते हैं 9 इंटू 7 कितना होता है, 7 चौक 7 चौके 28, 9 चौके 36, यानी ये बड़ा है ना, ये बड़ा है इसलिए ये बाद में लिखा है। 4/9 तो छोटा है, और 4/9 को तो इतना आइडिया लग जाता है कि 4/9 इतना है एंड 4/7 इतना है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तभी मैं आपको पहले थोड़ा सा डिफिकल्ट से लेके इजी क्वेश्चन की ओर बताऊंगी। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं एक सम, यानी कि एक प्रिंसिपल जो है वो है 8,000 तक ग्रो हो रहा है, यानी प्रिंसिपल जो है वो अमाउंट बन रहा है 8,000 2 साल के अंदर अंदर, और 9,600 बन रहा है 3 साल के अंदर अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट की मदद से। बताओ ओरिजिनल अमाउंट, बताओ ओरिजिनल अमाउंट। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की स्केलिंग रेशियो लगानी है। मतलब क्या है, स्केलिंग रेशियो से मतलब क्या निकलता है, कुछ नहीं करना, ओरिजिनल अमाउंट निकालना है, यानी प्रिंसिपल निकालना है। पहले तो ये समझ दो, ओरिजिनल अमाउंट शब्द का मतलब समझ लो ना,
प्रिंसिपल निकालना है। क्या निकालना है? प्रिंसिपल। ओके, नाउ अब आपको बिफोर मैं स्केलिंग फैक्टर वगैरह ये सब टर्मिनोलॉजी समझाऊँ, मैं आपको बहुत ही एक ईजी सी बात बताती हूँ। क्या? सुनो, अगर 2 साल की बात करी जाए, अगर बात करी जाए 2 साल की, तो 2 साल की बात करी जाए तो देखो प्रिंसिपल का स्क्वायर समझ लो, और इधर रेशो में या अमाउंट का तुम स्क्वायर ही समझना। समझ में आ रहा है भाई? प्रिंसिपल का यानी जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे आएगा उसका स्क्वायर ही समझ के चलना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? यही होता है ना, प्रिंसिपल 1+r/100 की पावर n, वही होता है, बस वही बात दी है यहाँ पर भी। तो जो भी प्रिंसिपल हो उस बेसिस पे वो करते हैं स्केलिंग। तब ऐसे वाले क्वेश्चंस में हमेशा आप क्या करोगे? स्केलिंग फैक्टर निकालोगे, जो काम क्वेश्चन के हिसाब से देख के करा जाता है। ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा स्केलिंग फैक्टर निकलेगा कि भाई 2 से 3 साल हो रहा है, सबसे बेस्ट और शॉर्टेस्ट अप्रोच यही है कि 9600 3 साल का है, 8000 2 साल का है, 0 से 0 कट कर दो और 16 पे जाएगा, 16 पे जाएगा ये 16 5 80 एंड 16 छिक्के, यानी 1.2 कह लो, स्केलिंग फैक्टर कह लो, मल्टीप्लाई फैक्टर कह लो, ये 6/5 कह लो। तो यानी प्रिंसिपल को अब आपको ये तो समझ में आ गया, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ मिल गई कि भाई अगर आपका प्रिंसिपल 5 है तो 5 से 6 ऐसे 2 बार हुआ है साल में, तब जाके ये जो 6 का स्क्वायर है यानी 6 6 36, 5 5 25, इसकी वैल्यू 8000 दे रखी है। तो बताओ प्रिंसिपल की कितनी होगी? आ रही है ये बात ये है यहाँ पर कि इसकी वैल्यू अगर 8000 दे रखी है, हमने वही स्केलिंग फैक्टर ही निकालना था, मेन रेट निकालने की बात हो रही थी कि रेट % आ जाता है तभी आपका काम बन पाता है बढ़िया से। मैं भी आपको यही बता रही थी ना कि प्रिंसिपल है तो वो जो भी रेट में पड़ेगा वो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा उसका यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अभी 36 है, 36 इसको कैसे करेगा बताओ? 36 पे कितने पे जाएगा? जितने पे भी जाएगा मल्टीप्लाई कर देना 25 से। तो अब इसलिए 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो पता हूँ क्या करना है, 25 को रिमूव करके आपको लिखना है सिर्फ 100/4, ये शॉर्टकट है। 4 इसको काटेगा 2000 पे, कैलकुलेशन समझना। अभी 36 है ना, 2 पे ही कट जाएगा, 2 1 एंड 2 2 1 2 एंड 2 8 16, 18 दूनी 36, और ये आपका हुआ 1000। ओके 1000, ये 10,000 है इतना बड़ा, और उसको 18 से डिवाइड कर रहे हो, ये देख लो आप। चलो फिर वो तो वही आया था ना कि 1000 को लगभग 18 से डिवाइड करना है। तो आपको पता होगा 18 पंजे कितना होता है, 8 5 40, 18 पंजे 90, ठीक है। 18 × 6 कितना होता है, 6 8 48, 108 होता है। 108 तो जाएगा नहीं, तो 18 पंजे कर लो 90, 10 बचा, 0 था 18 पंजे 90, 10 बचा, फिर 18 पंजे 90, फिर 10 बचा। तो ऐसे आपको करते करे रियलाइज़ हो जाएगा, रियलाइज़ क्या हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ तक पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, अब धीरे धीरे इजी क्वेश्चन आएंगे। ये 21 का क्यूब है, ये 16 का क्यूब है, -13 का क्यूब प्लस 108 करना है। बहुत सिंपल है, डायरेक्ट कॉम्पिटिशन करना है। एक तो आपको 21 का क्यूब पता होना चाहिए, मैंने कल भी आपको बताया था कितना, 9261। 16 का क्यूब कितना है भैया, 4096। 13 का है 2197 नंबर है उसका, ठीक है। तो अब इसमें आपने कुछ नहीं करना, ऐड करना है, फिर 108 को भी ऐड कर लेना एंड इसमें से माइनस कर देना। इतना सा काम करना है इसमें, ज़्यादा तो कोई मेहनत का काम नहीं है भाई। आप ए क्यूब अगर आप बी क्यूब इसका फॉर्मूला भी लगाओ, तुम अगर इसका फॉर्मूला भी लगाने चलो तो भी तो तुम पे मेहनत लगेगी। a + b करोगे, फिर a² - ab प्लस का b² करोगे, मेहनत नहीं लगेगी। यहाँ तो तुम्हें पता ही है क्यूब, फिर फ़ायदा क्या हुआ याद करने का। 9261 है, 4096 से ऐड कर दो, 6 और 1 7, 9 और 1 6, 9 और 6 कितना 15, 2 और 1 3, 9 10 11 12 13,
तो 133,357, बस 108 जोड़ो, ये घटा दो, आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर आते हुए। चलो बॉल आ रही है, अगली बॉल आ रही है। कह रहा है एवरेज दे रखा है 17 नंबर का, 17 नंबर्स का एवरेज कितना दे रखा है 90, 17 नंबर्स का एवरेज दे रखा है 90। ओके, अब पहले जो 7 एवरेज है, पहले 7 नंबर का एवरेज कितना है 85, पहले 7 नंबर का एवरेज कितना है 85 है पहले 7 का, नेक्स्ट 7 का है 102। ओके, लास्ट का 3 जो है वो बैलेंस कर रहा है डेविएशन को, तो आपने बताना है 15, 16 और 17 का, यानी यहाँ यूज़ हो रहा है कॉन्सेप्ट डेविएशन मेथड का। अभी देखो अभी क्या सिस्टम है यहाँ पर, सिस्टम ये है कि भाई 17 नंबर है, 17 नंबर है, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, बेसिक से चलते हैं, सम अपॉन में नंबर। ये लेक्चर ऐसे रहेंगे कि जिससे कुछ भी नहीं आता ना, वो भी पूरी मैथ्स इन लेक्चर के सहारे सीख सकता है सिर्फ। ठीक है, तो पहले आपका ताकि बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो आप आगे बात करेंगे, नींव तो स्ट्रॉन्ग रखें। एवरेज कितना होता है, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे मेथड है जिनको आप समझ सकते हो, सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब 17 नंबर का एवरेज दे रखा है 90, यानी सम कितना होगा 17 नंबर का, 17 इंटू 90, यही हो जाएगा ना सम, यही हो जाएगा सम। तो देखा जाए तो ये तो सम हो गया, 17 इंटू 90 तो सम हो गया। अब पहले 7 नंबर का एवरेज आपको कितना दे रखा है 85, 85 दे रखा है, यानी 7 नंबर का पहले आप वो निकालो कि 7 इंटू 85 करो अगर बेसिक से देखा जाए, फिर उसके बाद फिर 7 का दे रखा है 102, 7 और 7 तो 14 हो गए, लास्ट के 3 का हमें पता नहीं कि कितना दे रखा है, तो सम कितना आएगा लास्ट के 3। मान लो अगर आप 17 इंटू 90 हमें पता है, ऐसे ही मैं ये निकाल लूँ, इनका सम निकाल लूँ, ऐसे ही मैं इसका सम निकाल लूँ, तो मेरे पे 3x नहीं आ जाएगा कि लास्ट के जो भी 3 नंबर बचे हैं उनका, लास्ट के जो भी 3 नंबर बचे हैं उनका जो सम है वो इतना आ जाएगा, डिवाइड बाय x कर देंगे, यानी सम निकाल देंगे, और बाद में जो है एवरेज निकालना आसान रहता है, आसान रहता है ना, रहता है। यहाँ भी तो यही है, सम ऑफ लास्ट 3 निकाला गया, पर अब इस स्टाइल से निकालेंगे, ये करने के बदले स्टाइल से। तो अभी स्टाइलिश पॉइंट यहाँ पे क्या रहने वाला है, इधर स्टाइलिश पॉइंट ये रहेगा कि डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। अब डिवीजन मेथड में पहली डिवीजन देखो भाई, 7 नंबर तो दे रखे हैं, अब उसका सम निकालो, 7 को 85 से मल्टीप्लाई करके निकालो सम। उससे बेहतर है कि हम 90 ही एवरेज जो दे रखा है उसी को क्यों नहीं यूज़ कर लें। भाई 90 एवरेज दे रखा है तो कितने का डिवीजन आ रहा है, कितने का डिवीजन आ रहा है 85 माइनस 90, यानी कि -5, तो 7 इंटू -5 कितना हुआ 35। सेकेंड डिवीजन देखो, 7 दे रखा है, अब 102 में से 90 माइनस कर दोगे कितना, प्लस में आएगा 2, और ये आएगा आपका 2, 10 में से 9 गए 1, 12, 12 हो गया ना, 12 नहीं हो गया, और 12 सत्ते 84, 84 हो गया, इजी। तो ये तो हो गया 84, यानी कि नेट जो डिवीजन आया है हमें बैलेंस करना है, हमें डिवीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि ये पॉइंट दे रखा है बैलेंस द डिवीजन। सो नेक्स्ट ये आता है कि नेट डिवीजन ये आ गया आपका कितना भाई, प्लस का 84 ले लो, उसमें से 35 माइनस करने को कहा जाए तो कैसे करोगे, ये 7 हो जाएगा, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 गया 9, हाँ जी 14 में से 5 गया 9 होता है, और 7 में से 3 गया 4 होता है 49, तो प्लस का 49, लास्ट के 3 का कितना चाहिए होगा माइनस का 49। अब हम निकाल लेते हैं सम ऑफ लास्ट 3, कैसे निकाल लोगे, अब भाई माइनस का 49 है तो चाहिए, यानी कि डिवीजन जो आया है नीडेड उसको माइनस कर दो उस डिवीजन को, यानी 3 इंटू हम 90 मान के चल रहे थे कितना सम होना चाहिए, पर क्योंकि डिवीजन है माइनस का 49 तो हम माइनस कर देते हैं, और उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 221, क्योंकि 90 इंटू 3 हुआ 270, 270 में से 49 घटाए 221, 290 में से 270 में से 49 घटाए, ये आपका आया 10 में 9 गया 1, 221 हो गया। ठीक है, तो अब आपने बतानी है 15वीं 16वीं और 17वीं वाली बात बतानी है। देखो कैसे करोगे, 15th 16th एंड 17th, सम ऑफ लास्ट 3 में क्या होगा, सम ऑफ लास्ट 3 में क्या होगा
लास्ट की तो 3 है। एक अगर x है, एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? ये दूसरा क्या होगा? 3 नंबर है ना, 15, 16, 17। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो, तो एक नंबर अगर x है तो दूसरा x-4 होगा और तीसरा x+6 होगा। क्यों? समझो इस बात को कि भाई जैसे हम 7 के नंबर का हिसाब लेके चल रहे हैं, तो अगर अब x है तो यानी जो एक और नंबर होगा वो 6, उसमें x+6 का होगा हिसाब, और जो एक और नंबर होगा उसमें x-4 का होगा और फिर x होगा, क्योंकि एवरेज है ना। यानी एक को आप लेके चल रहे हो x+6 और यहाँ पर x-4, यानी अगर आप 6 में से 4 भी माइनस कर रहे हो तो लगभग 10 का गैप आएगा। समझ रहे हो? 17 नंबर है ना क्योंकि, और ये आपका 15वां नंबर है, ये आपका 15वां नंबर है, तो 15वां नंबर ऐसे ही तो होगा। 15वां नंबर क्या होगा भाई? एक अगर x है तो 15वां नंबर, 16वां नंबर, 17वां नंबर, वही तो पूछा है। तो इसका सम तो आपको पता ही है, 3x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी? ये सब 3x है, इनकी वैल्यू आ जाएगी 221 में से माइनस करोगे 219, 219 आ जाएगी। वहाँ से आप x निकाल लोगे, x की वैल्यू 73, 73 हम x लेके चल रहे हैं, जो बीच वाला नंबर है 73, 73 है आपका ये 3x की वैल्यू, x की वैल्यू सॉरी, और एवरेज आ जाएगा आपका कितना? एवरेज ऑफ जो अदर नंबर है, अदर नंबर आ जाएंगे 73 ना, 73 है और उसमें 6 जोड़ोगे, 6 79, एंड 73 में से आप माइनस करोगे कितने? 4 माइनस करोगे 69, इनका एवरेज निकालोगे तो वो आ जाएगा 74। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। कह रहे अनिल स्टार्ट करता है विद 1 लीटर, सुनील ज्वाइंस आफ्टर 6 months 1.5, रवि ज्वाइंस आफ्टर 9 months 2 लीटर, प्रॉफिट हुआ 1.8, तो बताओ रवि का कितना शेयर होगा? एक्चुअली ये कोई वो नहीं है कि टाइम नहीं है कि इतने टैंक भरना है, ये यहाँ पर 1 लाख लिखा है। कितना? 1 लाख, यानी अनिल नहीं है, ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है किस पे? रेशो कितना आता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पे। तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है, जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसके प्रॉफिट का रेशो भी उतना ही होता है। तो जिसकी जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उसके प्रॉफिट का रेशो भी उतना ही होता है, याद रखो। तो देखो अनिल ने दिए 1 लाख, 1 लाख दिए पूरे के पूरे 12 महीने के लिए, नहीं पूरे 1 साल के लिए। सुनील 6 महीने बाद आ रहा है तो उसने जो 1.5 लाख दे भी दिया, एहसान नहीं करा, 6 महीने के लिए दिया है। और रवि जो अपने 2 लाख दे रहा है, जो चालाक बन रहा है, 9 महीने के लिए। तो यानी साल के हिसाब से तो हम पे 3 महीना ही बचा भाई, 9 महीने बाद आया है तो 12 में से 9 गए तो 3 महीने। तो अब आप क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट कितनी इन्वेस्टमेंट करी, रेशो कैसे निकालते हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट करी गुणा में टाइम कर दो, गुणा में टाइम कर दो। ठीक है जी। सो अब देखो ये आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ओके, एंड वी हैव 3 चौके 12, तो ये आपका रेशो कितना आ जाएगा? 4 रेशो, और ये 2 को आपने 1.5 से करा, 3 रेशो 2, यानी टोटल आ गए 9 पार्ट्स, टोटल 9 पार्ट्स आ गए। रवि का शेयर होगा 2/9, 2/9 ऑफ वॉट? ऑफ वॉट? किसका 2/9 बेटे? भाई प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है कितना? 1.8 लाख। सो 1.8 लाख यानी कि 1,80,000, 1,80,000। सो 9 इसको काटेगा 20,000 पे, यानी 40,000 आ गया। इजी, ये समझ सकते हो आप डायग्राम से भी। टोटल 9 पार्ट्स हैं, टोटल 9 पार्ट्स का प्रॉफिट दे रखा है, तो बांटोगे कैसे? 2 पार्ट का बांटोगे ना, 2/9 करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक साइकिल का व्हील है, उसकी रेडियस दे रखी है 28 सेंटीमीटर, सबसे आसान क्वेश्चन।
सो व्हाट परसेंटेज ऑफ द सर्कमफ्रेंस इज कवर्ड इन 1/5 ऑफ अ टर्न, यानी कि 1/5 ऑफ अगर टर्न लेती है तो कितना परसेंट कवर होगा। साइकिल का रेडियस भी दे रखा है। अब आप बताओ क्या उसकी ज़रूरत है। परसेंटेज, जब भी परसेंटेज की बात हो तो किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। परसेंटेज और रेशो में ना एक्चुअल वैल्यू की नीड नहीं पड़ती। टर्न्स को हमने डिस्टेंस में लेना है। एक फुल टर्न मतलब पूरा 100% सर्कमफ्रेंस घूमी, ऐसे गोल। और डिस्टेंस रिक्वायर्ड ही नहीं है यहाँ कैलकुलेशन के लिए। 1/5वां टर्न लेना है तो कितना घूमेगी, 20%। दैट्स ऑल। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप क्वेश्चन आसान आएंगे, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मुश्किल वाले करा दिए ताकि आपका ये ना हो कि लास्ट में हो अभी नींद नहीं आएगी आपको। अब फटाफट होंगे आसान से। ऑयल दे रखा है 80 रुपये, एट द रेट 80 रुपये और 140 रुपये वाला। दो तरह के तेल थे मेरे पे, एक 80 रुपये का था, एक 140 का था। मैंने मिक्स कर दिया, 132 रुपये का बेच दिया, फिर 132 का बेच भी दिया। 10% के लाभ पे रेशो बता दो। यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्सेप्ट रिवर्स एलिगेशन का, जिसमें हम कॉस्ट प्राइस को यूज़ करेंगे। यानी अब आप देखो, एक तो 80 रुपये का, ऊपर से एक 140 का, एक तो एक 80 रुपये का, ऊपर से एक 140 का। अब यहाँ तुम्हें सेलिंग प्राइस तो दे रखा है ना, सेलिंग प्राइस तो दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस हम निकाल लेंगे। हमें तो रेशो निकालने से मतलब था। कहने का पॉइंट क्या है, समझो समझो, इस बात को समझना ज़रा। जो आपको दे रखा है ना, वो क्या दे रखा है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी केयरफुली। ये जो आपको दे रखा है, ओके, बेसिक्स एकदम ज़ीरो से समझो कि ऑयल इतने रुपीज़ का है और एक इतने रुपीज़ का है, यानी कि ये आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है बच्ची, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस ऑलरेडी आपको अब गिवन है 132 रुपये, 10% का प्रॉफिट। रेशो बताना है इन ऑयल्स को, जब हमने मिक्स करा रेशो बताना है। यानी दे रखा है कॉस्ट प्राइस, बता रखा है सेलिंग प्राइस, दे रखा है कॉस्ट प्राइस, मिक्सिंग कॉस्ट प्राइस के ऑयल्स की हुई है, बता रखा है सेलिंग प्राइस, रेशो बतानी है। तो हमें सेम चीज़ चाहिए ना, एक ही चीज़ पे तो कुछ रेशो बता पाओगे। तो सबसे पहला स्टेप ही यही है कि कॉस्ट प्राइस निकालना। वो 132 आपको दे रखा है सेलिंग प्राइस, जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था, इंटू 100/10 11 कर देना है। मतलब ये 10% का प्रॉफिट है, यानी 10 अगर कॉस्ट प्राइस तो 11 ये, तो 11 इंटू 132 क्या होता है, 12 से होता है। आपको पता है ना, 12 को 11 से करो तो कैसे होता है, 2 और 1 3 और 1 132, ठीक है। और ये 10 का कितना हुआ, 120, यानी सीपी तो आ गया, सीपी आ गया। अभी कुछ नहीं करना। अब कॉस्ट प्राइस आ चुका है, मेन कॉस्ट प्राइस आ चुका है मिक्सिंग के बाद 80, ये दे रखा 140 ये। अब आगे मिक्स्ड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट भी सिंपल है, 120 में 80 जाएगा 40, 140 में 120 जाएगा 20, रेशो आ गया 1:2। नाउ इट्स वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, लॉजिक समझना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट वर्क मेथड वाला। ए काम कर रहा है 12 दिन में, बी कर रहा है 18 दिन में, दोनों मिलके 3 दिन में करते हैं। कितना फ्रैक्शन काम बच गया। पहला सिंपल, 12 और 18 का एलसीएम लिया। 12 तो होता है 4 तिये 12, 18 होता है 6 तिये 18, यानी 3 तो हो गया कॉमन। 4 और 6 का एलसीएम लो तो ये आपका आ जाएगा कितना, 4 का तो 2 का स्क्वायर होता है, यानी 4 खुद, और ये 6 में तो 2 और 1 3 होता है, तो यानी 4 × 3 12, 12 × 3 36, 12 × 3 हो गया आपका 36 यूनिट। ये आपका आ गया टोटल वर्क, एलसीएम हो गया। ए कर रहा है, ए कितने, ए की एफिशिएंसी बताओ, ए की एफिशिएंसी बताओ भाई। ए कर रहा है 12 दिन में काम, बी कर रहा है 18 दिन में, एलसीएम निकाला, अब एफिशिएंसी भी बता दो। तो ए की जो एफिशिएंसी होएगी वो 3 होएगी, बी की 18 दूनी, बी की 2 होएगी, टोटल एफिशिएंसी आ गई 5, क्योंकि टुगेदर काम कर रहे हैं 3 दिन के लिए। तो कितना काम कर दिया होगा, 15 यूनिट काम हो गया। बचा कितना, 21 यूनिट काम बचा, 21 यूनिट। फ्रैक्शन बोला था ना, कितना फ्रैक्शन काम बचा, 21/36, यानी 21 बटे में हुआ 36, 3 काटेगा 3 7 एंड 3 12 7/12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, कह रहा है कि ट्रेन जो है वो एक कवर करती है डिस्टेंस को कितने 45 मिनट में। ट्रेन कवर करती है डिस्टेंस को 45 मिनट में एट अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है, स्पीड दे रखा है, टाइम दे रखा है। डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया 25% से, टाइम रहा सेम, तो नई स्पीड बताओ। यानी कि अब यहाँ पर क्या फॉर्मूला लग रहा है कि जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड और डिस्टेंस तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो अब अगर स्पीड बढ़ी है 25% से तो डिस्टेंस बढ़ा है 25 से, तो स्पीड भी 25 से ज़रूर बढ़ेगी। पुरानी स्पीड है 160, पुरानी स्पीड है 160, 25% का मतलब कितना होता है? 25% मतलब 1/4, और 1/4 यानी पहले अगर 4 था तो बाद में माल हो गया 5 का। तो पहले 4 का मिल रहा था कितना, 160 मिल रहा था ना माल, यानी 4 × 40 कर दो, तो 5 × 40 कर दो, 200 किलोमीटर पर आवर। आसान। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अब थोड़ा इजी वाले क्वेश्चन है। 50 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क रेशो वाटर दे रखा है 3:2, कितना पानी ऐड करें 1:2 हो जाए। तो भाई 50 लीटर का मिक्सचर है तो क्या हुआ, 50 लीटर का मिक्सचर है यानी 3 और 2 हो गए आपके 5, 3 और 2 हो गए आपके 5, मैं आपको बता रही ना। यानी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 10, यानी 30:20। तो अब 30 दूध है, 20 पानी है, कितना पानी मिलाएं? दूध तो नहीं मिला रहे ना, कितना पानी मिलाएं? लेट से क्वेश्चन मार्क पानी मिलाएं, रेशो हो जाए 1:2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 20 प्लस क्वेश्चन मार्क, तो अब ये 20 इधर माइनस हो जाएगा, 40 आ जाएगा। इजी, कांस्टेंट एलिमेंट था, कुछ भी नहीं करना था यहाँ पर। यहाँ पर यह है कि मिल्क चेंज नहीं होगा, मिल्क चेंज नहीं होगा। देखो आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इनिशियल दे रखा है 3 मिल्क 2 वाटर, टारगेट है 1 मिल्क 2 वाटर, यानी मिल्क चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क मस्ट नॉट चेंज। तो मल्टीप्लाई द टारगेट बाय 3। मिल्क चेंज नहीं हो रहा ना, मिल्क चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब कि मिल्क भी 3 होना चाहिए। मिल्क अगर 3 होना चाहिए तो वाटर कितना होगा, 6 होगा। तो यानी कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 4 का अंतर है भैया, 4 यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट का ही अंतर हुआ ना। जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है भाई 50 की वैल्यू अगर 5 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो इन्वेस्ट करता है 60,000। एक्स अपनी जेब से बोलता ले मैं 60,000 दे रहा हूँ 8 महीने के पर। वाई कहता है मैं 90,000 दूंगा 7 महीने के। वाई कहता है कि मेरा शेयर इतना है, तो यानी 2 ही है, सिंपल रेशियो डिवीजन है कि एक्स दे रहा है 60,000 8 महीने के, वाई दे रखा है 90,000 7 महीने के, इसने 1000 हटा दिए, 90 × 7, यानी कि अगर आप इसको सीधा सीधा भी आप काट लेते हैं ना, यानी 0 से 0 काट, 6 8 = 48 एंड 9 × 7 होता है 63। फिर आप इसे काटते 3 पे, तो 3 16 × 3 होता है, और 3 21 ये होता है 63, 16:21, यानी टोटल पार्ट हुए 37। वाई का शेयर है 21/37 इंटू इन, क्योंकि इन दे रखा है, मतलब ये आपका टोटल प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है। इसके अंदर 37 काटेगा इसको 950 पे, 950 × 37 ना, 3 5 15, तो 3 9 27, और 1 सेकेंड यार, 700 7 5 7 5 35, 7 9 63, 64 65 66। ठीक है, तो ऐसे ही आप कर लेना, ये आप अपने आप कर लेना, 950 आ जाएगा। और 950 को 21 से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कुलर ब्रेड है जिसका रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर। ब्रेड की रेडियस दे रखी है, 40% ब्रेड तो खा ली, तो रिमेनिंग एरिया बताओ, रिमेनिंग एरिया बताओ। मतलब टोटल एरिया दे रखा है
सर्कुलर ब्रेड है जिसकी रेडियस यानी ऐसे सर्कुलर है ना, गोल ब्रेड है, ब्रेड को छोड़ो तो उसमें से 40% अगर ख़त्म हो गई तो बचेगी कितनी? भाई ये 100% है, इसमें से 40 ख़त्म हो गया, मेरे पे 60 तो बचा है ना, अभी भी 60 तो बचा है। तो मैं क्या करूँगी, मैं उस 60% पे फोकस करूँगी। रिमेनिंग एरिया कितना होगा? 60% होगा ऑफ द टोटल एरिया। और टोटल एरिया कितना होगा? 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 दूनी 14, 22 इंटू 2 कितना हुआ? 44 इंटू 14 से हो जाएगा 440 प्लस 4 4 4 64, कैरी ओवर 6, 4 चुके 16, 17 18 19 20 21 22, 4 4 के 5 6 6 6, एक सेकेंड भाई आप खुद देखो, यहाँ पर 44 हो गया, 44 ना हो गया, इसने इसे काटा, 44 हो गया। 44 इंटू 14 करना है तो 44 इंटू 10 करो 440, प्लस 44 इंटू 4 करो 4 4 से 16, एंड ये 176 हो जाएगा। 6 7 क्या ये आपका ये 11 हो जाएगा, 4 6, तो 616 को आपने डिवाइड करना है 6/10 से, तो ये 6 इंटू 6 36, और ये आपका मल्टीप्लाई हो गया 369.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना वो ट्रिपल हो गई 6 साल के अंदर अंदर, कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 गुनी हो गई, 3 टाइम्स हो गई 6 साल के अंदर अंदर। यहाँ पावर रूल लगेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो बताओ 27 टाइम हो जाएगी कितने उसमें? 27 टाइम कितनी हो जाएगी? यानी 3 इंटू 3 नंबर 27 होता है, 3 नंबर 27 होता है ना, तो कितनी हो जाएगी? तो 3 की पावर 3 27 होता है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है, यहाँ टाइम आपको पता करना है ना, तो कितना होता है, कितनी पावर है और इंटरवल कितना है, कितनी पावर है और इंटरवल कितना है। यहाँ ऐसे होता है, कैसे भाई? ये 3 की पावर 3 टाइम्स है ना, 3 की पावर 3 टाइम्स है। जैसे भाई 3 टाइम में होता है 6 साल के लिए, 3 जब 3 ट्रिपल हो गई तो 6 साल के लिए हो रहा है, जब ट्रिपल हो गई। अब जब 3 की पावर 3 हो गई तो कितने साल के लिए होगा? तो जो पावर है वो ही आपका मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 3 18 साल के लिए, 18 ईयर्स के लिए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वे है, 300 बच्चों का सर्वे होता है जिसमें सी एंड बी जो हैं वाले, क्रिकेट और बास्केटबॉल वाले 80 हैं, सिर्फ क्रिकेट वाले 90 हैं, सिर्फ बास्केटबॉल वाले 70 हैं, नाइदर वाले 60 हैं। तो आपने बताना है क्रिकेट रेशो बास्केटबॉल। सेट थ्योरी है इसमें। आप ही बताओ, जब बोथ वाले दे रखे हो, ओनली सी वाले एंड ओनली बी वाले, इससे आसान तो नहीं हो सकता शायद ही। यहाँ तो आपका बहुत आसान है कि ओनली बी वाले कितने हैं, ओनली बी वाले 70 हैं, ओनली सी वाले 90 हैं, और बोथ वाले कितने हैं, बोथ वाले 80 हैं वो। ठीक है, नाइदर वाले 60 हैं तो बोथ वाले 80 हैं। तो आप यहाँ तो पूरा ऐड ही कर सकते हो। कैसे? सिर्फ अगर टोटल क्रिकेट की बात करें, यहाँ रेशो भी तो आपसे बोला क्रिकेट वर्सेस बास्केटबॉल, सिर्फ अगर टोटल क्रिकेट की बात करें तो 90 और 80 हुआ 170, और सिर्फ बास्केटबॉल की बात करें तो 70 और 80 हुआ 150, 17:15 आ जाएगा। यानी इधर 60 के भी कोई नीड नहीं है, कोई नीड ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ। एक फ़ैन पे मार्क्ड प्राइस दे रखा है 60% अबव द कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट है 20% और फिर 10% एक्स्ट्रा, फाइनल प्राइस इतना, कॉस्ट प्राइस बताओ। यहाँ आपने सक्सेस से परसेंट चेंज बताना है। भाई मान लो यहाँ कॉस्ट प्राइस 100 है, क्योंकि बोल रहा है ना मार्क्ड करा है 60% अबव, तो मार्क्ड प्राइस तो 160 हो जाएगा। और पहले में जो डिस्काउंट दे रहा है वो दे रहा है 20% का, यानी 60 में से 160 का 20% कितना होता है डिस्काउंट कम, यानी 4/5 होता है। और 5 3 15 32, ठीक है, 32 इंटू 4 करना पड़ेगा, 4 दूनी 8, ये 128 हो जाएगा आपका। ऐसे ही दूसरा डिस्काउंट आपने निकालना है 1115.2, तो उस यूनिट की वैल्यू इतनी दे रखी है और मल्टीप्लायर में आ जाएगा आपका 30, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 30,000।
3000 क्यों 30, हाँ ठीक है 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अच्छा और बढ़िया तरीका बताऊँ इसको करने का। गाइस देखो आपको यहाँ क्या दे रखा है, फाइनल प्राइस दे रखा है ना, यानी जो प्राइस बिल्कुल फाइनल है मार्क्ड प्राइस के हिसाब से, मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का आपको ये तो पता ही होगा फॉर्मूला। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है। कॉस्ट मतलब मार्क्ड प्राइस मान लो जैसे 3356 भी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है ना, तो मेरा मार्क्ड प्राइस होगा आपका 100 माइनस नहीं 100 प्लस द प्रॉफिट परसेंट, जो भी आपका प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो, और कॉस्ट प्राइस होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कर लूँ। तो डिस्काउंट परसेंट का भी सक्सेसिव क्या आएगा भाई, पहले 20 था फिर 10 और ले लो, ठीक है तो डिस्काउंट ही माइनस, जैसे भाई -20 -10 करने के बदले एक ही बार पे माइनस कर लिया जाए, माइनस का 20 इंटू 10 अपॉन में 100, 0 से 0 कट 2, तो 20 इंटू 2 के 20 इंटू 10 वो आपका 30, 30 माइनस 2 वो आपका 28, 30 माइनस 2 हुआ 28। ओके तो यानी कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस है 28, आपका डिस्काउंट प्राइस है ना, 100 में से 28 गए, ये 0 10 नहीं 9, 10 में से 8 गए 2, 9 में से 2 गए 7, 72 हो गया आपका ये कॉस्ट प्राइस हमारा जो आएगा। एंड जो अब आपका 160 है वो है आपका मार्क्ड का प्राइस, मार्क्ड प्राइस 160 है। तो यहाँ मार्क प्राइस हो गया आपका 3456। ठीक है जी, ये आप काटोगे आपका पूरा पूरा कट जाएगा 216 पर। ठीक है, और अब अगर एक यूनिट की वैल्यू 216 है तो आप खुद देख लो कि 72 यूनिट का क्या हिसाब होगा। खैर आप लोग समझ नहीं रहे हो बात को। फाइनल प्राइस का मतलब है यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, फाइनल प्राइस मतलब कितने का बेचा है, यहाँ आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, तो इसलिए यहाँ ऐसी चीज़ नहीं चलेगी। सेलिंग प्राइस में तो आपका शॉर्टकट ज़्यादा भी लगाने का वो है ना, चाव है, तो आप क्या करो देखो, क्योंकि यहाँ हमें डिस्काउंट दे रखा है 20% का, 20% को मेरे को पता है क्या कहते हैं 1/5, यानी 5 का सामान है कितने में बेच रहे हो 4 में, 10% का 10 का सामान है कितने में बेच रहे हो 9 में। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 9 चौक 36, और दे कितना रखा है 3456। ठीक है ये कितना है, ये तो आपका मार्क प्राइस है ना, यही तो आपका मार्क प्राइस है जो कि कितना दे रखा है, ये 50 है, बट आपको रियलिटी में कितना दे रखा है 160 दे रखा है, रियलिटी में तो 160 है ना। ठीक है तो रियलिटी में तो 160 है, तो 36 को जब आप तुम 3456 से डिवाइड करते हो ना 36 को, तो आपका पता है क्या आता है 3456 को 36 से जब तुम डिवाइड करते हो तो तुम्हारा आता है 96 आता है। ऐसे ही आपने जैसे 50 की वैल्यू 160 लिखी है ना, ऐसे ही आपको रेशो में करना होगा ये क्वेश्चन, और ये इसकी वैल्यू भी 3000 आएगी फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फटाफट से आते हैं। एवरेज दे रखा है सारे होल नंबर्स का, जितने भी होल नंबर्स हैं सबका एवरेज 50 और 200 के बीच में है, बट पॉइंट है कि 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखो पहला टर्म जो है वो आफ्टर 50 क्या आएगा 56, जो 7 से डिविजिबल है वो तो 56 ही आएगा, और 200 से पहले क्या आएगा वो आएगा 196। तो आपने कुछ नहीं करना, 56 और 196 को ऐड मारो
डिवाइड करो 2 से, 126 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 लीटर लिया है 40 रुपए का, 20 लीटर क्वांटिटी है 55 रुपए की, मिक्स करी सोल्ड करी 50 रुपए की, तो प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट बताओ। तो यहाँ भी तो वही बात है, यहाँ भी वही वेटेड एवरेज वाली बात हो गई। कैसे भाई, 30 लीटर क्वांटिटी है और बेची है कितने की, 40 रुपए की, फिर 20 लीटर है 55 रुपए की, तो ये तो खरीदी है, ये खरीदने का अमाउंट दे रखा है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको था कि सब चीज़ दे रखी थी, पर यहाँ नहीं दे रखी। तो ये टोटल क्वांटिटी दे रखी है 30 की, गुणा कर दोगे 40 से, वेटेड एवरेज, सीपी निकाल लोगे, टोटल 1200 और 1100 2300 टोटल सीपी आ जाएगा। टोटल सेलिंग प्राइस दे ही रखा है 2500, आसान ही है, 200 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। लाइन दे रखी है इक्वेशन y इक्वल टू mx माइनस 7, mx माइनस 7, पासिंग पॉइंट भी दे रखा है, m बता सकते हो, हाँ बिल्कुल। x हो गया आपका 3, y हो गया 14, m तो आ गया 7, और क्या चाहिए, होने वाला है बस। लास्ट के 2 ही क्वेश्चन रहते हैं। पाइप है PQR, फिल करते हैं, P फिल करते हैं 10 में, 15 में, 30 में, इनका एलसीएम लोगे तो एलसीएम इनका 30 ही आना है। टोटल कैपेसिटी सबको ओपन करा है 1 घंटे के लिए और फिर R को बंद कर दिया है, तो बताओ B और Q कितने टाइम में फिनिश करेंगे। 1 घंटे के लिए सब खुले हुए हैं ना। एफिशिएंसी आ जाएगी सबकी 3, Q की आ जाएगी 2, R की आ जाएगी 1। पहले घंटे के लिए P भी खुला है, Q भी खुला है, R भी खुला है, तो अब इनकी एफिशिएंसी कितनी हुई, 3 के 4, 5 और 6, तो 6 यूनिट काम हो गया है। बचा काम कितना, 24 यूनिट। अब P और Q कितने मिलके करेंगे, 5 के एफिशिएंसी से करेंगे, 24/5 हो जाएगा। ठीक है जी, 24/5 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 चौके भी 4 × 4/5 आवर्स हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिंपल क्वेश्चन था, डेसिमल एडिशन का। खाम में डरते रहते हो आप लोग। ऐसे ही डेसिमल ऐड करना था। 9 के 10, 11, 12, 13, 4 और 4 8, 8.3 में 2.1, 3 और 1 4, 10.4, ईजी हो गया। एंड दिस कंप्लीट्स योर मॉक नंबर 2 ऑल्सो। सो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अब हम अगले मॉक के साथ, अगले 25 क्वेश्चन के साथ। तो आपका हो गया है। लेट्स सी यू टुमारो।